Bismillahirrahmanirrahim. Allah ke Pak naam se we start the session Coffee with CEO. This session basically is a contribution by CEO Club Pakistan for the young people of this country, and especially the two critical objectives of this conversation. The first is seeking the direction for the young people in this country, and second is getting the inspiration for the young people, because पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने लोग अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके पास डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मेंटरशिप नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द सीईओज। और सेकेंडली हमारा जो इशू है वो इंस्पिरेशन है। हर बंदा इतना होपलेसनेस का और जॉबलेसनेस का शिकार हो गया कि उसको वो इंस्पिरेशन नहीं है टू वर्क। तो आज हम अपने एक खूबसूरत दोस्त हैं जावेद बिलवानी साहब, जो कि पाकिस्तान के इसको चेयरमैन हैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के, और इसके अलावा खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं। और इनसे हम बात करते हैं, कुछ हमें जो कड़वी बातें हैं, जो पेन पॉइंट्स हैं हमारे, वो क्या हैं, और उसके बाद हमारा फिर इसका सोल्यूशन क्या है, वो कौन सी रेमेडी है, वो कौन सी हमें वो दवाई देते हैं, किस मुल्क में टर्न अराउंड हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। जब ऐसा पहले तो शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके चाय का और आपके वक्त का। सर आप एक बिज़नेस लीडर हैं सर जावेद बिलवानी साहब, आप माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट एसोसिएशन को देख रहे हैं, हॉजरी की और टेक्सटाइल को भी देख रहे हैं। सर पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। जैसे हम 40 साल से सुन रहे हैं पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, क्या वो सचमुच में वाकई नाजुक तरीन दौर आ गया है? सर व्हाट इज़ द चैलेंज, स्पेशली 3 क्रिटिकल चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इकॉनमी, और उसके एक टेंजिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान जो है जोग्राफिकली जिस लोकेशन पे है दुनिया की, उससे आइडियल लोकेशन कोई हो नहीं सकती। स्ट्रेटेजिकली वी आर द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। समझे, अगर ये यहाँ पे तवज्जो दी जाए तो जब ब्रिटिश कॉलोनी था उस ज़माने में कराची एयरपोर्ट जो है ये सेंटर पॉइंट था यूरोप और सबका। अगर आज भी आप किसी एयरफोर्स के और इनके लोगों से पूछें तो वो आपको यही कहेंगे कि कराची के अंदर अगर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए जो दुबई के तर्ज का, और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितना फ्यूल बचेगा यूरोप और अफ्रीका और अमेरिकन्स और इन सब कंट्रीज़ में और फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में आने जाने में, वो शायद दुबई से नहीं बच सकता। ट्रू। और सिर्फ इस पे ही एक पाकिस्तान पे कोई $10 बिलियन लगा दे तो मैं समझता हूँ 2 साल में रिटर्न हो जाए। बिल्कुल सही। इतनी आइडियल लोकेशन है ये। इस तरह पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि 1100 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर सी साइड कोस्टल लाइन है, और उसमें डीप सी भी हैं। इवन 3 कराची के अंदर 4 सी पोर्ट हैं। अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सी पोर्ट एक बना है सेप्टेक, जो आज कितने साल हो गए बना है, आज तक वो ऑपरेशन नहीं हुआ। 25-30% से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है। इस तरह कराची और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो 1950s में लगे गए थे, और डोमेस्टिक एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, उस ज़माने में हमारे मुल्क के जो हुक्मरान और जो लोग थे उनकी सोच देखें आप कि 1950s के अंदर हमने एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और दुनिया के कई डेवलप कंट्री हैं वहाँ 1990s में एनवायरनमेंट के और ये सब कानून बने। हम उस ज़माने में ये सब चीज़ें सोचते थे। इस तरह हमारे कराची में ट्राम चलती थी, कराची के अंदर मेट्रो बस ट्रेन चलती थी, ये सब बंद कर दी गई। हालांकि आज भी अगर कोई यहाँ सही पॉलिसी बनाए और सही काम करे तो मैं समझता हूँ, और ईमानदारी से और मेरिट पे सब काम हो, तो पाकिस्तान के अंदर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तानियों ने जाके दूसरे मुल्कों में इंडस्ट्रियाँ लगाईं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में गए, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे वो फार ईस्ट गए, चाहे वो मिडिल ईस्ट गए, आप जहाँ भी देखें पाकिस्तानी सक्सेस हुए हैं। बट बदकिस्मती ये है कि उनको वो इन्वायरमेंट हमारे मुल्क में नहीं मिलता। वो रीज़न ये है कि हमारे पॉलिटिकल और हमारी जो दूसरी यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो आती है, उसने कभी इस मुल्क को सही रुख पे चलाया ही नहीं है और सही डायरेक्शन में नहीं डाला। अगर सही डायरेक्शन में डाल देते
तो आज ये मुल्क कहाँ से कहाँ, और ये मुल्क को अल्लाह ने ऐसी जगह बनाया है कि ये मुल्क आज से हिस्ट्री आप उठा लें, जर्मनी को इसने पैसा दिया, चाइना की इसने मदद की, इस मुल्क ने, ये मुल्क उस जगह पे है, अगर इसकी डायरेक्शन सही हो तो ये पूरी दुनिया की मदद करे। हकीकत में ये जानता सही, सच बोला, बड़ी प्यारी बात की आपने। समझे सर एक बात बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और साथ एसोसिएशन को भी चेयर कर रहे हैं, इतनी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़, स्पेशली ट्रेड पॉलिसीज़, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, हमारी जो आगे, तो ये आप जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो आपके जो ऊपर डिसीजन मेकर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है, रूलर्स हैं, क्या आपकी उनकी आवाज़ नहीं आती कि यार एक चार्टर ऑफ पॉलिसीज़ ही बना लें, एक अपनी 5 साल तक पॉलिसीज चेंज नहीं करेंगे ताकि हम बिज़नेस कर सकें और इस मुल्क के लिए एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। इस मुल्क के असल मसला तो ये है। तो व्हाट डू यू से सर, क्या इसके ऊपर आपकी एफर्ट्स हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक इतना बड़ा स्टील मिल था पाकिस्तान में, जी सर। वो स्टील मिल आज कोई 20 साल से बंद है, अनफॉर्चुनेटली। और 20 साल से इसके आदमी भी फारिग नहीं हुए, अभी तक सैलरी भी नौकरी ले पे है, अभी भी सैलरी मिलती ऐसे है, ही है। और कोर्ट उनके फेवर में फैसला भी करता है। ये हमारे मुल्क का कानून है, कितना अच्छा कानून बना। अनफॉर्चुनेटली आप इसको बताएं, जिस मुल्क में अगर ऐसे कानून हो ये सिख यूनिट्स हैं सारे और कि बंद पड़े हैं जो और कि कोई ये काम नहीं कर रहे और उनको तनख्वाह भी मिलनी है, इस तरह आप हमारे मुल्क में देखिए, दुनिया में हर चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती हो गई सर। आज दुनिया में जो रिटायरमेंट की एज कई मुल्कों में 60 साल थी, उन्होंने 65 साल कर दी। कई डिपार्टमेंट के अंदर तो रिटायरमेंट एज ही नहीं रखी, जजेस हैं रिटायरमेंट ही नहीं है, इसमें रिटायरमेंट ही नहीं। भैया आपको भी अपने मुल्क में इस तरीके से चेंजिंग लानी चाहिए और करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के लोगों को आज तक, सियासतदानों को इवन ये समझ नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना यस, चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं। प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है। एक्सपोर्ट किस प्रायोरिटी पे होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस प्रायोरिटी पे होना चाहिए, किस सेक्टर में होनी चाहिए, किस जगह होना चाहिए, किस सेक्टर में होना चाहिए, ये समझ ही नहीं है। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर UFG 40% हो गैस का, अनअकाउंटेड फॉर गैस, और जितना डोमेस्टिक के अंदर गैस का UFG है उतना टोटल इंडस्ट्रीज गैस यूज करती है। कितना टोटल पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितना गैस यूज करती है, डोमेस्टिक के अंदर उतना गैस का UFG है। और मॉरेटोरियम लगाया था 2014 में, और जो कितने साल तक रहा। आप मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे, इंडस्ट्री में गैस कनेक्शन अलाउ नहीं था, और आज गैस की इतनी शॉर्टेज है। और अभी मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा कि कितने लाख कनेक्शन SNGPL दे रहा है और SSGC डोमेस्टिक को। अब इस टाइप की पॉलिसियाँ होंगी, और सिर्फ क्या है इसका मकसद कि हमारा पॉलिटिकल माइलेज बढ़े, बस वो अपनी अगली रिएक्शन सोचते हैं। चाहे मुल्क तबाह हो जाए, हमारी जो है वोटर्स बढ़े और हमारे मामला सही हो। जब तक ये सियासतदान, फोर्सेस के लोग मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, हम मुझ सुमेध, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त इतनी बुरी हालात है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, मैंने तो किसी मस्जिद के अंदर दुआ मांगते भी नहीं देखा कि या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत कर, पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं। अभी भी कश्मीर की, फ़लस्तीन की दुआ हो रही होती है, अपने मुल्क की नहीं होती है। बड़ी प्यारी बात की। आप मुझे बताएं, आपने देखा? मैंने तो जुम्मे में भी नहीं देखा। दूसरों की कर रहे हैं, अपने मुल्क का किसी को एहसास ही नहीं है कि हमारा मुल्क किस हाल में कहाँ जा रहा है। हम ना मैं सर से आपको एक बात बताऊं जी सर, कि देखो इंडस्ट्री यहाँ अभी थोड़ा सा कुछ, ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट किया, 30-35% ग्रोथ आई। टेक्सटाइल पॉलिसी 94 में बनी हमारी पहली टेक्सटाइल पॉलिसी। आप मुझे ये बता, 94 में नहीं, 2011 में बनी। आप मुझे ये बताएं कि 2009 में बनी, 2009 में टेक्सटाइल पॉलिसी बनी, उस पर शुरू में इम्प्लीमेंट किया जब, तो एक ग्रोथ इसी तरह आई थी 24%, 20%। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट ख़त्म कर दिया, फिर ग्रोथ ख़त्म। डाउनफॉल आ। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है
कि जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती है और उसके फ़ौरन बाद कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है इस मुल्क के साथ कि उस एक्सपोर्ट को रोका जाता है। बाकायदा ऐसा फील होने लगा है, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा ये चीज़ देखी कि ब्रेक ये लगा क्या देते हो हैं, रहा है, ये ये ब्रेक ब्रेक लगा- कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है और ब्रेक लगा दिया, पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ब्रेक लगा साथ दिया। ही ब्रेक एकदम। अब आप मुझे बताएं कि आप हाइडल से थर्मल पे गए, कितना बड़ा आपने इस मुल्क को बर्बादी दी है। IPPs ले आए और IPPs लिया है, 3,000 अरब का इस वक्त सर्कुलर डेट है सर। हाँ, वो इसकी वजह से। आप मुझे बताइए ये पॉलिसी मेकर कौन, प्लानिंग कमीशन क्या करता रहा? उस प्लानिंग कमीशन को कोई पूछने वाला भी नहीं, उसको कोई सज़ा देने वाला भी नहीं है जिसने गलत प्लानिंग की। आज से पहले आप देख ले जब 50s में 60s के अंदर हमारे यहाँ हाइडल जो है बकेट में ज़्यादा था, हाई बिल्कुल, और चीपेस्ट था। और चीपेस्ट था, और उसके मल्टीपल बेनिफिट थे। हमारे मुल्क में अलग के हाइडल लगना चाहिए था, विंड लगना चाहिए था, सोलर लगना चाहिए था, कोल जो लोकल कोल है उस पर लगना चाहिए था। इंपोर्टेड से हम बना रहे हैं सर, हम इम्पोर्टेड, हम मिनरल वाटर से घर साफ कर रहे हैं। तो मतलब ये हम गलत डायरेक्शन पे गए, और असल चक्कर क्या है उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है जिन्होंने गलत डायरेक्शन में जिन्होंने गलत फैसले किए। गलत फैसले किए, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब तक उसको कोई पूछेगा नहीं, जब तक ये मुल्क का डायरेक्शन सही नहीं होगा। जावेद साहब से हम एक सवाल पूछते हैं, ये मेरे दिल के बड़े पास है। वो इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त जॉबलेसनेस है, बेरोज़गारी है, और ये जो इस वक्त महंगाई है, जो असल इश्यूज़ हैं वो उसके ऊपर इनकी क्या टेक है सर? जॉबलेसनेस का क्या इलाज है, इस बेरोज़गारी का और इस जो महंगाई का क्या इलाज है सर? इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और कोई रास्ता नहीं है। आप देखें, हम कितने साल से कहते हैं सरकार से कि जो इस मुल्क में इंपोर्ट $2 बिलियन तक की कोई आइटम इंपोर्ट होती है ना, आप उसको बैंड कर दो। आप उसका मैन्युफैक्चर को बोलो यहाँ इंडस्ट्री लगाए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, इधर लगा जैसे इंडिया ने किया था। बस आप उनको एक बैरियर लगा दो, जो इस बैरियर पे आए उसको रोक दो, उसकी इंडस्ट्री लानी है, बाकी नहीं करना काम। आपकी कोई प्रोग्राम तो हो, इधर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है। आप मुझे बताएं, कॉटन की क्रॉप इतनी कम हो गई, वीट की क्रॉप इतनी कम हो गई, उसके लिए क्या प्लानिंग है? एक ज़माने में वेयर हाउसेज होते थे, इतना वीट का स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना राइस का स्टॉक, वो कहाँ है? वो वेयर हाउसेज कहाँ है? आपने कभी देखे? वो लांडी में और सब बेकार टूट फूट गए। पाकिस्तान स्टॉक रखता था कि इतना पेट्रोल का स्टॉक है, इतना डीजल का स्टॉक है, इतना फर्नेस ऑयल का स्टॉक है, इतना वीट का स्टॉक है कंट्री के अंदर। आज क्या है? आप आज हर क्या वक्त है? एक फायर फाइटिंग हो रही है, इमरजेंसी है, हर वक्त इमरजेंसी है, और आज भी सही हो सकता है, मगर नीयत सही हो और मिल के अगर सब सियासतदान और फोर्सेस के लोग मिल के एक पेज पे आ जाएं इस मुल्क के लिए, और वो फैसले करें जो इस मुल्क की हक में बेहतर हो। मेरिट सबसे पहले होना चाहिए, ठीक, कौम, ज़ात, इससे ये बढ़कर। कोई इससे सबसे पहले मेरिट होना चाहिए। और किस, जैसे यूटिलिटी के अंदर भी, अब आप मुझे बोलते, वो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि इंडस्ट्री को बंद कर दो, डोमेस्टिक को बिजली दो। आप इंडस्ट्री कमा के देगी, डोमेस्टिक कमा के देगा। एक्सपोर्टर्स की गैस बंद कर दो, डोमेस्टिक को दो। ये हमारी पॉलिसीज हैं, तो हम कैसे तरक्की करेंगे? इंडस्ट्रीज की गैस बंद कर दो, डोमेस्टिक को दो, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? आज हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, इंडस्ट्री कैसे आदमी लगाए, कैसे काम करेगा? आज भी ये कर देना सही तरीके से, और ये कह देंगे इंडस्ट्री की कभी लोड शेडिंग नहीं होगी, इंडस्ट्री की कभी गैस की, बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, और एक्सपोर्ट के अंदर इंडस्ट्रीज को कोई तकलीफ नहीं होगी। और पोर्ट्स जो हैं, ये पोर्ट्स के देखें, पोर्ट्स भी आज भी 3-4 जो पोर्ट्स हैं कराची में, एक ही पोर्ट जो है वो मोटरवे से टच करता है, पोर्ट कासिम, बाकी तो शहर में है। आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट डबल हो गया तो ये शहर में तो ट्रक डबल हो जाएंगे, तो शहर तो जाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आज से कोई 40 साल पहले नॉर्दर्न बाईपास और साउदर्न बाईपास बनना था, आज तक नहीं बना। नॉर्दर्न बना तो वो आधा बना।
जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, और इंडस्ट्री किस लोकेशन पे होनी चाहिए, देखिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक सवाल मुझे ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो आपने बांग्लादेश के जब हम कंपेयर करते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कम्युनिटी को, तो बांग्लादेश आज से 20 साल पहले हमसे पीछे था। आज वो 45 बिलियन यानी कि 48 बिलियन डॉलर उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, और मेजर चंक उसका ये टेक्सटाइल, हॉजरी और ये गारमेंट है। तो मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने नेकियां की, या उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि वो आगे निकल गए और हम सर पीछे अभी तक उनको स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या सक्सेस स्टोरी है सर? देखिए उसकी सक्सेस स्टोरी, जो टेक्सटाइल पॉलिसी हमने बनाई थी उसमें यही चीज़ें लिखी थी हमने कि इनके यूटिलिटी का टैरिफ जो है वो हमारा अगर $6 है गैस का, या $6.5 है, तो उनका $2 है। यार आप कहाँ से कम्पीट करोगे? नहीं, कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकते। इस तरह बिजली का यूनिट उनका अगर 8 सेंट है तो हमारा 9 सेंट किया था, 7 सेंट है उनका। इस तरह आप उनके यहाँ पानी का जो रेट्स है वो देख लें। देखिए वहाँ गवर्नमेंट ने बाकायदा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर किस्म की फैसिलिटी दी हुई। ठीक। ना लेबर डिपार्टमेंट तंग करती है, ना पोर्ट्स तंग करते हैं, ना उनको यूटिलिटी की कोई लोड शेडिंग होती है, और उनके यूटिलिटी के टैरिफ पूरी रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ में सबसे कम है। तो सारी ये इन्वायरमेंट दें तो यहाँ उससे बेहतर। आप मुझे बताएं बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री सेट किसने की है? सब पाकिस्तानियों ने। जी वहीं जाके पाकिस्तान का टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट सब वहाँ गया था, उन्होंने जाके उनकी फैक्ट्रियाँ सेट की। तो हम अपनी फैक्ट्रियों को सेट नहीं कर सकते जब दूसरों की फैक्ट्रियाँ सेट कर सकते हैं? हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। आप मुझे बताएं जितनी ग्रोथ अभी आई है, इतनी ग्रोथ तो आज तक बांग्लादेश की नहीं आई। हालांकि वो भी जो टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर चीज़ें कही गई हैं उस पर भी सही तरीके से 50% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर 100% कर देते तो क्या होता? मैं बोलता हूँ जिस तरह की टेक्सटाइल पॉलिसी और सब बनाई गई हैं उस पर अगर 100% कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दे तो हम हर साल एक्सपोर्ट डबल कर सकते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी है। पाकिस्तान में लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी इतनी कैपेसिटी हो, बल्कि यहाँ की लेबर जो है अगर उनको सही तरीके से सब सहूलत दी जाए तो इनसे ज़्यादा एफिशिएंट लेबर नहीं है बाकी दुनिया में, पूरे रीजन में नहीं है। क्योंकि हमने फैक्ट्रियाँ चलाई हैं, हमने दूसरे जगह कंट्रियों में भी जाके चलाई हैं। पाकिस्तान की लेबर जितनी एफिशिएंट है लेबर मैंने नहीं देखी अगर उनको सहूलत दी जाए। यहाँ तो बेचारी लेबर आती है पूरी रात, घर में बिजली नहीं होती, घर में पानी नहीं होता, सुबह बस की छत पे बैठ के आएगी, तो वो कहाँ से काम करेगी? प्रोडक्टिविटी आएगी उसमें, बेचारे में एनर्जी नहीं आती, बैटरी चार्ज नहीं होती उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो ये सब प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें सही करें। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ कभी ना बिजली की लोड शेडिंग थी, ना पानी का प्रॉब्लम था, ना गैस का प्रॉब्लम था। लोग फ्रेश होके अपने घर से काम पे आते थे और काम करते थे। वो माहौल, वो सब चीज़ें लाएंगे तो होगा ना। आप बोले कुछ भी नहीं करें और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ऐसे तो नहीं होगा। सर अगले छोटे छोटे 4-5 सवाल हैं। लीडरशिप आपकी नज़र में, आप खुद एक बिज़नेस लीडर हैं, आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ा आपका एक पूरी बिल्ड अपने बिज़नेस की है। एक लीडर जो होता है वो गेम चेंजर होता है। किसी भी कंपनी में आ जाए, ब्रांच में आ जाए, ऊपर मुल्क में आ जाए तो गेम चेंज कर देता है। लीडरशिप क्या होती है और क्या 3 ऐसी खूबियाँ हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी लीडर को लीडर बनाती हैं? अबाउट टू यू सर। देखिए हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी में एक बिजनेस कम्युनिटी के लीडर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उनके आप देख लें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के उन लीडरों को ज़्यादा घास डालती हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं। जो सच बात करते हैं वो उनको कभी अच्छे नहीं लगते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो लीडर बनाना चाहते हैं जो चमचे हों, आप वो लीडर बनाना ही नहीं चाहते जो सच बात करें। तो हमारे यहाँ आप जाएं बिजनेस कम्युनिटी में, ज़्यादातर चैम्बर्स में और एसोसिएशंस में फोटोशूट होता है, फोटोशूट्स होगा और वो ही आएंगे, बस गवर्नमेंट के लोग आएंगे,
उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे, कोई सच बात नहीं पॉलिसी मेकिंग करेंगे, की बात नहीं होगी। कोई पॉलिसी मेकिंग की बात नहीं। पॉलिसी की यार एसोसिएशन क्या पॉलिसी की बात नहीं, करें? कम से कम रिकमेंडेशन आप मुझे बताएं, हर एसोसिएशन का काम क्या है? पॉलिसी देना, उनको डेंट डालना, उनको इन्फ्लुएंस करना पॉलिसी influence मेकर करना, को। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ एसोसिएशन ज्यादातर किस काम में लग गई हैं? या फोटो सेशन में लग गई हैं, चमचागिरी में लग गई हैं, या फिर उनके पास जो मेन गवर्नेंस के जो गवर्नमेंट के काम है उन काम में लग गए। या सिक्योरिटी delegation का लेके- मसला है, बिजली का मसला वो है, अपने गैस छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। मतलब वो पॉलिसी बना ही नहीं सकते। वो इन मामलात में इतने उलझ गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि एसोसिएशन का काम क्या है। एसोसिएशन क्या करता हकीकत में बताऊं, आप किसी भी एसोसिएशन में चले जाएं, है? वो डिसफंक्शनल हैं सर सारे। वो सारे इसी काम में लग गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर और यूटिलिटी के प्रॉब्लम्स। आग लग गई फैक्ट्री में तो फायर का सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट का अपना। आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया में फायर के हाइड्रेंट बने हुए होते हैं रोडों पे, हमारे यहाँ पानी नहीं होता है फायर टेंडर के पास। पानी है तो वो उसके अंदर तेल ही नहीं होता। सर लीडरशिप की 3 खूबियां बता दें जस्ट, एक जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए, बिजनेस लीडर की बात का, कि वो कंपनी को चला सके अच्छे दायरे को। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो उस सच्चा होना चाहिए, और ऑनेस्ट, बिल्कुल डेड ऑनेस्ट होना चाहिए, चाहे वो अपनी ज़ात के साथ हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, हर जगह उसकी ऑनेस्टी नंबर 1 अनक्वेश्चनेबल हो। अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए। दूसरा, ईमानदार होना चाहिए। कभी कोई काम में, कोई बिजनेस में, लेन देन के अंदर कहीं भी कभी भी उसकी कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, समझे। मतलब ये खरीदा ना जा तीसरा, सके। मेहनती होना चाहिए, अर्ली बर्ड होना चाहिए, अर्ली बर्ड, सुबह अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग काम पे जाए। वही सबसे कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट, कामयाब लीडर और कामयाब नेशन का आदमी हो सकता है। ट्रू। सर आगे चलते हैं। ज़िंदगी में मुश्किल फैसले होते हैं। जवेद साहब, आपने कौन से ऐसे एज एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पे या अपना बिजनेस में, क्योंकि ज़िंदगी फैसलों से बनती है, लीडरशिप की बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस के, जैसे अभी हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 महीना लेट किया, डिसीजन नहीं लिया, तेल का आग भुगत रहे हैं। जैसे पिछले सद उमर आए थे, नहीं लिया, आज पूरी कौम भुगत रही है। तो एक फ़ैसला करना होता है तो उसका कीमत सारी पूरी कौम को देनी पड़ती है। आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ऐसे लिया जो इजाज़ से बहुत मुश्किल डिसीजन था, बट आई टुक इट? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने, हमारा तो फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल का और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं उस बिज़नेस को संभालता था। मैंने अपने फादर से कहा कि मैं अपना काम खुद करूँगा, और मैं गारमेंट से पहले कमर्शियल नीटिंग शुरू की मैंने, ठीक, और किराए की जगह ली, वहाँ फैक्ट्री लगाई, माशाअल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 यूनिट हैं और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। टॉप 100 पाकिस्तान के उसकी जो लिस्ट में आता है, उसमें उसका नाम क्या है? मेरा जेबी इंडस्ट्रीज़ के नाम से। जेबी इंडस्ट्रीज ना। और हालांकि मैं एसोसिएशन को भी बहुत टाइम देता हूँ, माशाअल्लाह। और आज 20-22 साल से इस एसोसिएशन में टाइम दे रहा हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि हमने जो इस एसोसिएशन पे काम किया और मैंने जो मेहनत की इस एसोसिएशन पे, टेक्सटाइल पॉलिसी का आइडिया मेरा ही था, ठीक, कि टेक्सटाइल पॉलिसी होनी बनाई चाहिए। जाए, और उस पर डॉक्टर वक्कार ने, वक्कार मसूद ने मेहनत की, जो सेक्रेटरी टेक्सटाइल जी जी, थे, टेक्सटाइल भी थे और बाद में फाइनेंस में भी। फाइनेंस सेक्रेटरी भी। इस तरह हमारे जो मिनिस्टर थे राणा फारूक टेक्सटाइल के, वो भी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी, समझे। और शौकत तरीन साहब उस ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये आइडिया है और इस पर काम होना चाहिए। और मैंने इस एसोसिएशन में जब मैं मेंबर बना था तो यहाँ मेंबरशिप नहीं देते थे, तो मैंने बोला यार ये मेंबरशिप क्यों नहीं देते आप? अच्छा। तो इसलिए नहीं देते थे कि एसोसिएशन में होल्ड रहे। मैंने एसोसिएशन में इलेक्शन लड़ा और जीता मैं, और फिर इसके बाद मैंने इस एसोसिएशन के अंदर मेंबरशिप सबके लिए ओपन कर दी, और उस टाइम पे 150 मेंबर थे, पे मैंने कोई 2-2.5 हज़ार मेंबर कर दिए, और मैंने इलेक्शन कराए। और मुझे आज 20-25 साल हो गए, कोई इलेक्शन लड़ने ही नहीं आता। ये हकीकत है। अच्छा अच्छा। और हम इधर काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इसके, और ये एसोसिएशन को चला रहे हैं, और अपना फैक्ट्री का काम भी कर रहे हैं,
और तमाम एक्सपोर्टर्स की यहाँ हेल्प भी करते हैं। माशाल्लाह। आप जितने नेटवेयर्स के जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, अभी मैं एक फ़ोन मिला हूँ, जितना भी बड़ा एक्सपोर्टर, जैसे स्टाइल टेक्सटाइल है शहजाद असगर को, मैं एक फ़ोन करूँगा 1 घंटे में मेरा फ़ोन उठाता है। उसका रीज़न ये है कि वो खुद कहता है कि जितनी आप हमारी हेल्प करते हो, इस तरह करते हो जैसे आपका अपना काम है। और इसी तरह अगर सब एसोसिएशन वाले काम करें और सब इंडस्ट्रियलिस्ट काम करें तो मुल्क की तरक्की बिल्कुल करेगा, ये सेम पेज पे वरना आएंगे। तरक्की नहीं करेगा। सर वो फिर डिप्रेशन है, फिर तो एक हम सिविल वार की तरफ, ब्लड रेवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं सर, जो इस वक्त हालात हो चुके हैं। सर छोटी छोटी चीज़ें बताएं, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है ना, वो इस वक्त स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। हर बंदा इस वक्त शिकार है, बिजनेसमैन भी, एक घरेलू औरत भी, एक बेचारा मुलाजिम भी, और तंग हुए हुए हर बंदा अपनी। सर जो स्ट्रेस होता है, और आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं, आप अपनी जेपी इंडस्ट्री को भी देख रहे हैं, साथ एसोसिएशन के दुख भी देख रहे हैं, और टेक्सटाइल के जो इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज़ है। बाजमात नमाज पढ़ लो यार। सबसे बड़ा तो आप फजर की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं हम, सुभान अल्लाह। सारे बाकी दिन की और भी जमात के साथ नमाजें हो जाती हैं, और थोड़ा स्विमिंग वगैरह करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में आते हैं। क्योंकि सुबह आप जैसे लोगों को बड़ी जरूरत है, वरना लोग ना, कोविड आया था तो पता चला कि सबसे कीमती चीज़ तो कोविड में हमने कितना काम किया मालूम है इधर, एक दिन भी हमने ऑफ नहीं नहीं छोड़ा, एक दिन भी मैंने ऑफ नहीं लिया। कोविड में हर रोज़ मैं एसोसिएशन में आता था, और बड़े बड़े एक्सपोर्टर सारे आर्टिस्टिक वाले सब यहाँ बैठे होते थे, सूरती वाले, अपने अख्तर टेक्सटाइल वाले, और हम फैक्ट्रियों को खुलवाने के लिए सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से बड़ी जंग सारा दिन मेहनत कर रहे होते थे। जो उस ज़माने में सुकेरा साहब जो है वो कॉमर्स सेक्रेटरी थे, आजकल जो कैबिनेट सेक्रेटरी बड़ा दोस्त है सर, बड़ा है, वो सारा दिन मेरी फ़ोन पे बात होती थी सुकेरा से कि यार क्या कर रहे हैं, कैसे करें, और बहुत हेल्प की उन्होंने। जी बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत हेल्प की, और मुझे बोला जावेद भाई अब क्या कर, हर रोज़ हमारी दिन में 2 दफ़ा बात होती, नवाज सगेरा, समझे। इस तरह सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह से हर रोज़ बात, इनसे भी हम सारा दिन मेहनत में लगे हुए थे, और हम इनसे ये कहते थे खुदा का वास्ता इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दो, हम सारे SOP पूरे करेंगे और सब इंडस्ट्री से कराएंगे, और इन्होंने सबने कोऑपरेट किया। हालांकि नाराज़गी भी हुई, नाराज़ भी हुए, कभी वो हमसे नाराज़ होते थे, गुस्सा होते थे, कभी हम उस पर गुस्सा होते थे, मगर बहुत कोऑपरेट किया, बड़ी हिम्मत किया सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने। अगर ये नहीं करते हमारे साथ कोऑपरेट तो पाकिस्तान बहुत तकलीफ में आता, मगर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इनके दिमाग में, हमारे जहन में डाला, और हमने मिल के प्लानिंग की, और अल्लाह के फजल से एक्सपोर्ट भी बढ़ा और इंडस्ट्रियाँ चली। सब बड़ी बात है, अदरवाइज तो इस वक्त बहुत बुरे हालात होते। सर अगले छोटी छोटी 2 चीज़ें, एक तो आपने बताया स्विमिंग करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, गुस्सा आता है कैसे काबू करते हैं, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, सारे मसले एक तरफ गुस्सा, एक तरफ किसी बड़े आदमी को, हमारी ईगो वार चलती हैं, एंगर वार चलती है, मैं उसे नाराज़ हूँ, उसे नाराज़, मैं उसे नहीं बात करनी। गुस्से को कैसे काबू करते हैं? दरूद शरीफ पढ़ के। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा ये कहते हैं इलाज है, यही इलाज है। हराम है गुस्सा, हराम है, बिल्कुल हराम है, ये सारा तो इश्यूज ही हैं। सर आपको अपना जो जिनसे आप बड़े लोग जो होते हैं ना, जो CEOs होते हैं, मैं इनको कहता हूँ यू आर रोल मॉडल्स, यू आर मेंटोर्स, लेकिन हर CEO का भी एक मेंटर होता है। आपने किससे सीखा? आपने जैसे सिराज तेली साहब की आपने तस्वीर लगाई हुई, आपके अपने मेंटर को जिनसे आप समझते हैं कि जज मेरा रोल मॉडल जी है, मैंने इससे सीखा? देखिए सिराज तेली साहब वाकई में बिजनेस कम्युनिटी के लीडर थे, कोई शक नहीं, और ना डर, और सच बोलते थे, सच्ची बात, कड़वी बात होती लेकिन बड़े प्यार से बोलते। और मैं आपको बताऊं, मैं तो ये ट्रेड पॉलिटिक्स में मुझे जुबैर मोती वाले ने डाल दिया। मैं नहीं आता था, और जुबैर ने मेरे पीछे पड़े गए, यार आप आ जाओ, आप करो काम, हालांकि मेरा कोई इरादा भी नहीं था, और आज भी हम साथ ही हैं माशाल्लाह। फिर सिराज साहब और इन लोग के साथ में लग गया, मैं अलग ही एसोसिएशन में अलग था, मगर ये चैम्बर में मुझे फिर वहाँ भी ले जाते थे, चैम्बर में भी, और आज भी मैं चैम्बर में जुबैर बहन और इन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ रहो, तो मतलब इनके साथ लग गए। और मैं आपको बताऊँ वाकई में ट्रेड पॉलिटिक्स में अच्छे लोग बहुत कम है, सच्चे विजनरी आदमी, सच्चे आदमी, दूर तक सोचने वाले, लॉन्ग टर्म थिंकिंग किसी की नहीं है, सब दूसरे चक्रों में ही है सब। अल्लाह हिदायत दे इन सबको,
समझे। सर आखिर में एक छोटा सा सवाल है, इस मुल्क के बच्चों को ये आपने देखना मैसेज देना है कि वो होप का मैसेज, उम्मीद का मैसेज कि यार ये इस मुल्क के अंदर ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी, वो मैसेज क्या होगा इस नई नस्ल के बच्चों के लिए? इधर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुल्क जो है सोने जैसा मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर अगर कोई आदमी मेहनत करे तो मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं भी इतनी मेहनत करेगा इतनी तरक्की नहीं कर सकता जितना इस मुल्क में कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। समझे। और इस मुल्क के अंदर जितना सुकून है, हम पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, कहीं भी ऐसा सुकून नहीं मिला। समझे, जो इस मुल्क के अंदर सुकून है, और हमारा मुल्क है और हमने मिल के बनाना है। और नौजवानों का, नई नस्ल का फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करें और इस मुल्क को बनाएं, बाहर बड़े पढ़ने जाएं, मगर आगे इस मुल्क के अंदर काम करें और इस मुल्क को तरक्की दें और इस मुल्क को बनाने की नीयत रखें, और यही मुल्क बनेगा। और अल्लाह ने चाहा, हमने अपनी आंखों से देखा है इस मुल्क के अंदर बाहर से लोग पढ़ने आते थे, बाहर से लोग नौकरियां करने आते थे, और एक कंट्री के नहीं, कोई 20-20 कंट्री के लोग इस मुल्क में नौकरी करने आते थे। इस मुल्क में 20-20 कंट्री के लोग मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। तो दोबारा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे खित्ते में सबसे अच्छा मुल्क हो सकता है अगर इस पर मेहनत की जाए। सर थैंक यू वेरी मच सर। अपना जावेद साहब बहुत शुक्रिया। आज की जो 3-4 चीज़ें जो मैं इसका टेक अवे कहता होता हूँ किसी भी गुफ्तगू का या कन्वर्सेशन का, वो लेके जा रहा हूँ जावेद साहब से और नई नस्ल के बच्चों के लिए। नंबर 1, सच बोलने। और मैं कहता हूँ कि सर ये नबी वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस भी है कि जब आपके पास एक शख्स आया तो उसने कहा जी मैं बीमार हूँ, बेरोज़गार हूँ, भूखा हूँ, कोई मुझे कोई इलाज बताएं, तो आपने कहा सच बोला करो, झूठ छोड़ दो। उसने कहा मैंने तो रोटी के लिए आया हूँ, मैं तो बेरोज़गार हूँ, और मैं तो कहते लेकिन मैंने कहा झूठ छोड़। 3 दफ़ा उसने पूछा, तीनों दफ़ा आपने कहा झूठ बोलना छोड़। कुछ अर्से बाद वो वापस आया तो उसने कहा जी कि आज सबको बरकत पड़ गई, क्योंकि झूठ से बरकत उड़ जाती है हर चीज़ पे, सच बोलने से हर चीज़ में बरकत पड़ जाती है। तो दूसरी चीज़ जो सीखी वो थी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बगैर इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता जब तक आप। और तीसरी चीज़ वो है मेरिट। जब मेरिट आता है जिस मुल्क में, जिस इदारे में, जिस घर में, जिस जगह पे वहाँ मेरिट आता है, वहाँ भी बरकत पड़ जाती है। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको मैं कहता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, ये प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। कोई भी मुल्क तरक्की करता है इन्हीं 3 असूलों के ऊपर तरक्की करता है। आज सिर्फ हम इसको अप्लाई कर दें बस और नीयतें ठीक कर लें तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साके। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त निसार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।